स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो होम साइंस है उसका हम लोग 2023 का जो PYQ है उसको पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग 2024 का जो PYQ है उसको हम स्टार्ट किए और हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 साल का PYQ पढ़ेंगे और जो मॉडल क्वेश्चन है उसका हम एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। तो इससे बाहर कुछ रहना नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में हम लोग 1 से 25 तक जो है उसको हम लोग सोल्व कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। आपको होम साइंस में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से 35 का आपको जवाब देना है। तो पिछले लेक्चर में फर्स्ट 2024 का जो PYQ कर रहा है उसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 25 तक देख चुके हैं। 26 से आज हम देखते हैं कहाँ तक ये फिर आगे बढ़ता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा है। निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? मकान, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन। Which of the following is not a basic human need? House, food, clothes and entertainment। तो यहाँ पर हमें बेसिक ह्यूमन नीड की बात हो रही है, यानी मूलभूत मानव की मूलभूत आवश्यकता की बात हो रही है। मूलभूत आवश्यकता का मतलब होता है कि मानव की ऐसी आवश्यकता जिसकी हमें निश्चित रूप से वह आवश्यक है। जैसे मकान हमारे लिए आवश्यक है, भोजन भी हमारे लिए आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकता है, वस्त्र भी, कपड़े भी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन मनोरंजन जो है, इंटरटेनमेंट जो है, ये हमारा मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या बताना था? निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो मनोरंजन नहीं है। ये इसमें सही टिक लगा हुआ है, आप लोग भी इसको सही टिक लगा लीजिए, ये सही है। मनोरंजन की आवश्यकता, इंटरटेनमेंट की नीड हमें नहीं है, ये हमारा बेसिक ह्यूमन नीड में नहीं आता है। लेकिन हाउस, फूड और क्लोथ्स जो है ये बेसिक ह्यूमन नीड में आता है, मूलभूत मानव की मूलभूत आवश्यकता में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो, सजग उपभोक्ता बनो। द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस इज जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो। और लास्ट वाला है आपका, लास्ट वाला है ये सजग उपभोक्ता बनो। तो ये यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये देखना, इसको ध्यान से देखिए। इसको उपभोक्ता किसको कहा जाता है? उपभोक्ता, इसी को हम कंज्यूमर बोलते हैं, अंग्रेजी में कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे हम लोग बाज़ार से कोई सामान खरीद करके लाते हैं, तो जो बाज़ार से सामान जो खरीद के लाते हैं उसका कहीं प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो जो उसका उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है उसको। और जब हम, जो व्यक्ति उसको अपने जीवन में उपयोग करता है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, गेहूं का किसान उत्पादन करता है तो किसान क्या होगा? उत्पादक हो गया। और गेहूं क्या होगा? उत्पादन हो गया। और उस गेहूं को खाने वाला जो हो गया वह उपभोक्ता हो गया।
तो उपभोक्ता में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सीमेंट का उत्पादन फैक्ट्री में होता है और हम लोग घर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो सीमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मकान बना रहे हैं तो हम लोग सीमेंट के उपभोक्ता हो गए, खाने पीने की चीज़ों की क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर जो है, आखिर हम मार्केट से यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम खरीदेंगे तो हम उसका उपयोग करेंगे, इसका मतलब है कि हम क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो इसके लिए सरकार जो है उसमें उसके जागरण के लिए, आपके जागरण के लिए कि आप मार्केट से ठगी के शिकार नहीं हो जाइए या गलत चीज़ को भी आप खरीद नहीं लीजिए, तो इसके लिए सरकार का एक प्रचलित नारा है और वो नारा है जागो ग्राहक जागो। ये सही टिक लगा हुआ है, इसमें सुधार की ज़रूरत नहीं है। जागो ग्राहक जागो, ये जो नारा है सरकार का, ये ग्राहकों के लिए, और ग्राहक का मतलब कौन, उपभोक्ता। ग्राहक को ही उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ग्राहक जो सामान खरीद करके लाता है दुकान से तो क्या करता है, उसका उपयोग करता है। तो उपयोग करेगा, इसका मतलब है कि जो ग्राहक है वही उपभोक्ता है। तो उसके जागरण के लिए सरकार का जो प्रचलित नारा है वह है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस इज जागो ग्राहक जागो। तो 27 हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, परंपरागत, ऐच्छिक, धार्मिक। What type of right is a right to information? Legal, traditional, optional, religious? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो कानून है यह आपको 2005 में इसको बनाया गया था, सूचना का अधिकार। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट पास करेंगे और किसी कॉलेज में मार्क्स बेसिस पर अगर एडमिशन हो रहा है, तो मार्क्स बेसिस पर एडमिशन हो रहा है और आपको शक है कि अच्छे कॉलेज में आपसे कम नंबर वाला को क्या किया गया है कि बेईमानी करके कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिशन कर लिया है और आपका अधिक मार्क्स रहने के बाद भी आपको छांट दिया गया है। तो आपके पास एक राइट है कि आप उस यूनिवर्सिटी को इस सूचना का अधिकार जो कानून है इसके तहत आप डिमांड कर सकते हैं कि आप एक फॉर्मेट आता है, उसको भर के आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितने बच्चों ने अप्लाई किया और उनका मार्क्स जो है आप हमको बताइए कि उनको कितने मार्क्स थे, और उसके बाद आपने कितने का एडमिशन किया, और जिसको आपने मान लीजिए छांट दिया, तो क्या होता है कि छांट दिया तो किस आधार पर छांटा, तो उसका डाटा जो है उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं वह डाटा देता है तो फिर उस यूनिवर्सिटी को और उस कॉलेज को जो है न्यायालय, कोर्ट जो है उसको बंद कर दे सकती है, उस पर ताला लगा दे सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप स्कूल में, आपके साथ अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, आपको लगता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि 75% अटेंडेंस के आधार पर आप लोगों को स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, जो मिलना होता है, जैसे पोशाक का राशि है, साइकिल राशि है, या अदर जो भी आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, सुविधा जो दी जाती है, तो वह अगर आपको नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि ना भाई आपके पास इतनी ही उपस्थिति है, तो आपका राइट है कि आप उस स्कूल के एचएम से, उसके प्रिंसिपल से इस कानून के तहत आप डिमांड कर सकते हैं कि आप हमको बच्चों की उपस्थिति पंजी मुहैया कराइए। और उपस्थिति पंजी में अगर किसी प्रकार का आपको ओवर राइटिंग करके अपने किसी को वो 75% पूरा करके उसको पैसा दे दिया, तो फिर आप उसके अगेंस्ट में अगर आप एक्शन लेते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार जो है आम आदमी को ये दिया गया है, और उस अधिकार को आप सूचना का अधिकार कहते हैं। यानी आपको पूरे भारतवर्ष में किसी भी विभाग में यदि गड़बड़ी हो रही है तो आप भारत के नागरिक हैं, आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है?
तो ये परंपरागत नहीं है, क्योंकि परंपरा से ये अधिकार नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, ऐच्छिक भी नहीं है, आपकी इच्छा पर भी डिपेंड नहीं करता है, ऐच्छिक ऑप्शनल नहीं है, ये वैधानिक है, ये कानूनी लीगल अधिकार है। ये सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो कानून है, ये लीगल यानी वैधानिक अधिकार है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो थोड़ा होम साइंस में आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं तो थोड़ा इससे अलग हट के है, और इसलिए इस तरह के प्रश्न को थोड़ा गौर से आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है सोयाबीन, चावल, सरसों, मूंगफली। वानस्पतिक प्रोटीन का अर्थ हुआ कि ऐसा प्रोटीन जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता हो। ऐसे प्रोटीन जो है मांसाहारी खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ वानस्पतिक प्रोटीन की बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो इसमें से चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और ये मूंगफली और सरसों जो देख रहे हैं इससे भी आपको प्राप्त होता है, लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यदि देखा जाए तो जो सोयाबीन है ये वानस्पतिक प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है। और इसका इंग्लिश मीडियम में देखिए आप क्या लिखता है, डैश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। डैश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन, यानी वानस्पतिक मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। तो वानस्पतिक प्रोटीन का सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स जो है, सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सोयाबीन है। तो हम सोयाबीन को सही कर लेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। आहारीय फाइबर मदद करता है कब्ज की रोकथाम में, रक्त परिसंचरण में, प्रतिरक्षा वृद्धि में, इनमें से सभी। डाइटरी फाइबर हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दिस। यानी जो आहारीय फाइबर है, आहार में हम लोग जो फाइबर लेते हैं अपने भोजन में, तो उसका वो किस चीज़ में हमें मदद करता है। तो ये कहा जाता है कि फाइबर के रूप में जैसे हम लोग अपने भोजन में सलाद लेते हैं। सलाद क्या है, ये पूरा का पूरा आपको फाइबर है। और भी फाइबर के तौर पर हम फल वगैरह ले सकते हैं, फल में भी फाइबर पाया जाता है। तो उसके बाद आपको चना, भुना हुआ चना, या फिर आपको उसको हम कह सकते हैं कि जो अंकुरित चना होता है, या फिर मूंग वगैरह जो भी अंकुरित अनाज होते हैं, तो वो सब क्या है, रफेज है, एक तरह से एक प्रकार का फाइबर है वो। और ये हमारा आहारीय फाइबर है, क्योंकि हम लोग इसको अपने आहार के रूप में लेते हैं। तो ये किस चीज़ में हमें मदद करता है, तो ये कब्ज नहीं होने देता है, ये प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की रोकथाम में यह आहारीय फाइबर हमें मदद करता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हम जो भोजन करते हैं, हम जो आहार ग्रहण करते हैं, उसमें हमें सलाद, फल और फिर अंकुरित चना वगैरह जो होता है, या अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, अंकुरित चना वगैरह। तो क्या होता है कि आप उससे होगा कि आपका कब्ज वगैरह नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो आहारीय फाइबर मदद करता है कब्ज की रोकथाम में, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन में। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसको पढ़ लेना है, जितना हम सेट पढ़ा दे रहे हैं इसको पढ़ लेना है, अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 100% क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट्स में जितना पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? आयोडीन, वसा, विटामिन, लौ। Which nutrient is mainly deficient in women during pregnancy? तो अगर प्रेगनेंसी के समय गर्भावस्था में, यानी कह सकते हैं कि जब किसी माता के गर्भ में
बच्चे होते हैं तो उस अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। तो गर्भावस्था में महिलाओं में अगर देखा जाए तो कमी किस चीज़ की हो जाती है प्रेगनेंसी में? आयरन की कमी हो जाती है। लौ का ये सही जो है टिक लगा हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, लोहा की कमी हो जाती है, और ये आयरन जो है ब्लड बनाने का कार्य करता है। और गर्भावस्था में महिलाओं को चूँकि बच्चों के लिए भी के पोषण के लिए भी उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आयरन जो है चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, बच्चों के पोषण में भी खर्च हो रहा है और अपने हेल्थ के लिए भी खर्च हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो लोहा की कमी हो जाती है। विच न्यूट्रिएंट इज मेनली डिफिशियंट इन वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो आयरन को आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के तरफ चलते हैं हम। खाद्य पदार्थों से जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं परिरक्षण, विसंक्रमण, निर्जलीकरण, हिमीकरण। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, ये हो गया आपको प्रिजर्वेशन, डिसइंफेक्शन, डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब है कि जल को हटाना, यानी खाद्य पदार्थों में जो जल का अंश रहता है, जलांश का मतलब है कि जो जल का अंश रहता है खाने पीने के पदार्थों में, तो उस अंश को, जल के अंश को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी उसमें हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो यानी किसी भी प्रक्रिया से अगर खाद्य पदार्थों में जो जल का अंश है उसको हम अगर हटा देते हैं तो उसी प्रोसेस को निर्जलीकरण कहा जाता है। तो उसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो आप ये डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, हिंदी में निर्जलीकरण और अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए आप। स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, इनमें से सभी। स्वच्छ जल यानी क्लीन वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस, जर्म फ्री, ऑल ऑफ दिस। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका स्वच्छ जल है, साफ जल है, क्लीन वाटर है, ऐसा पानी जो पूरी तरह से क्लीन है, जो पूरी तरह से स्वच्छ है, तो उसमें क्या होता है? रंग नहीं होता है उस पानी में, उसमें गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है वो, कीटाणु रहित, उसमें आपको कीटाणु भी नहीं होता, जर्म भी नहीं होता। तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ जल कैसा होता है? रंगहीन होता है, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन होता है, यानी उसमें कोई गंध नहीं होता है। कीटाणु रहित होता है, यानी उसमें कोई कीटाणु नहीं होता है। तो रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, इनमें से सभी, ये आपका सही आंसर हो गया। इस पर आप सही टिक लगा लीजिए, ऑल ऑफ दिस पर। यानी क्लीन वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस, जर्म फ्री, ऑल ऑफ दिस हमारा ये आंसर हो गया, यानी तीनों सही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? जलवायु पर, गतिविधि पर, आहार संबंधी आदतें, इनमें से सभी। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एक्टिविटी, डाइटरी हैबिट्स और ऑल ऑफ दिस। अगर हम देखें तो इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए कि किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता, यानी हर व्यक्ति को जो पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जल ही जीवन है, तो इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो पानी की आवश्यकता है यह किस बात पर निर्भर करती है? तो इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के जलवायु में कोई व्यक्ति रहता है। अगर मान लीजिए कि ठंडे जलवायु में रहता है या आर्द्र जलवायु में रहता है जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर आपको कम पानी
से भी काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है, तो गर्म है तो वहाँ क्या होगा, पसीना के रूप में आपको क्या होगा कि शरीर के का जो पानी है वह बहुत अधिक मात्रा में आपको निकल जाएगी, तो बार बार वहाँ अधिक पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी जलवायु पर डिपेंड करता है और गतिविधि। अब कोई व्यक्ति आराम से सोया हुआ और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कुदाल चला रहा है या फिर आपको ठेला खींच रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा गतिविधि कर रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है पानी की आवश्यकता। उसके बाद आहार संबंधी आदतें। अब किस प्रकार का आहार कहाँ के लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कुछ जगह है जहाँ पर लोग आपको फ्रूट्स खा रहे हैं, और फ्रूट्स खा रहा है तो उसमें तो ऐसे ही पानी की मात्रा बहुत है, तो कोई सूखी चीज़ बार बार खा रहा है, ड्राई चीज़ अगर खा रहा है तो फिर उसको पानी की आवश्यकता जो है आपको अधिक पड़ेगी। तो किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है, तो जलवायु पर भी निर्भर करती है, गतिविधि पर भी निर्भर करती है, और आहार संबंधी आदतों पर भी निर्भर करती है। तो इनमें से सभी ये हमारा सही आंसर हो गया। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एक्टिविटी, डाइटरी हैबिट्स, ऑल ऑफ दिस। ये ऑल ऑफ दिस जो है हमारा इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला है भाप में पकाना, तलना, उबालना, भूनना। Which of the following methods is used to make idli? Steaming, frying, boiling, roasting। ये 4 प्रकार का प्रोसेस दिया है, 4 प्रकार का यहाँ पर मेथड्स दिया है इडली बनाने के लिए। तो इडली बनाने के लिए अगर हमको देखा जाए तो उसको जो भाप होता है, जो वाटर वेपर होता है, यानी पानी से जो भाप निकलती है, उस भाप में पकाया जाता है किसको, इडली को। यानी स्टीमिंग करके, स्टीम में पकाया जाता है इडली बनाने के लिए। तो भाप में पकाना ये सही टिक लगा हुआ है। ये जो स्टीमिंग है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, भाप में पकाना। ये ध्यान रखिएगा, चूँकि खास करके होम साइंस जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स ही प्रायः पढ़ती है, तो चूँकि उनको इडली अगर बनाना होगा तो इडली बनाने का जो मेथड है उसमें ध्यान रखिएगा कि भाप में पका करके, यानी स्टीमिंग करके, स्टीम में पका करके इडली बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। ये चूँकि महिलाओं के या गर्ल्स के जीवन से संबंधित, इसमें ज़्यादातर प्रश्न होते हैं होम साइंस में, चूँकि आगे चल के आपको एक परिवार या घर जो है उसको चलाना बेहतर ढंग से आना चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। एंजाइम, हार्मोन, जल, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द सेक्रेशन फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड। एंजाइम, हार्मोन, वाटर, नन ऑफ दिस। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की ग्रंथियां होती है जिससे कुछ तरल पदार्थों का स्राव हमारे शरीर के अंदर होते रहता है। तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उससे किस चीज़ का स्राव होता है, तो हार्मोन का स्राव होता है। यानी हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। और ये हार्मोन जो होते हैं ये कई प्रकार के हार्मोन्स के स्राव होते हैं। अलग अलग जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, अलग अलग जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके अंदर खुशी पैदा करते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोन्स ऐसा है जो आपके अंदर तनाव पैदा करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे जीवन में जो भी मानसिक तनाव है या खुशी है या उत्तेजना की जो स्थिति होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार क्या होता है, हार्मोन होता है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो हमारे शरीर के अंदर
कई अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, और उन ग्लैंड से इनका स्राव होता है। स्राव का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी को घाव हो गया और पीप वगैरह जिस तरह से बहता है, तो उसी तरह से जो अंदर का ग्लैंड है, अंतःस्रावी जो ग्लैंड है, मान लीजिए कि जैसे पीप कैसे रिस रिस के निकल रहा है, तो उसी तरह से इस हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है। और स्राव होने के बाद आपको क्या होगा कि आपका जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है उसको पूरी तरह से ये प्रभावित करता है। आप देखिएगा कि थोड़ा देर में आपका कोई मित्र है, आपको लगेगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं है, और अचानक आपको ऐसा ही महसूस हो सकता है कि आपको लगेगा कि इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। तो इसका क्या कारण है कि अचानक जो आपकी सोच बदल रही है, ये ड्यू टू हार्मोन्स का ऐसा स्राव हो रहा है। आपके सोच के हिसाब से भी आपके शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। व्हाट इज द सेक्रेशन फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। हम लोग 40 तक फिर आज पढ़ेंगे, आज 20-15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप। पुरुष अंडकोश स्थित रहता है वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर, इनमें से कोई नहीं। मेल स्क्रोटम इज लोकेटेड, मेल स्क्रोटन इज लोकेटेड, यानी कहने का मतलब है कि अंडकोश, उसी को हम मेल स्क्रोटम कहते हैं, इज लोकेटेड, ये कहाँ पर स्थित होते हैं, तो उदर मीन्स पेट होता है, तो आउटसाइड द, ये क्या हम इसको कह सकते हैं, ऑब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द ऑब्डोमिनल कैविटी, यानी उदर गुहा के बाहर, पेट की जो गुहा होती है उसके बाहर आपको स्थित होता है पुरुष अंडकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय, डिंब वाहिनी नलिका, अंडाशय, योनि। Where does the process of fertilization take place in females? तो इसमें हमारा हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाही नलिका, इसको आप याद रखिएगा। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वह यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी को हम लोग जानते हैं कि ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि हम लोग कहते हैं। तो ये तो ग्रोथ हार्मोन्स को स्राव नहीं करती है। कौन जो है ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करती है, तो 39 का ये थायराइड, ये थायराइड जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करती है। ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब है कि वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है, ये वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है थायराइड। ये ग्रंथि हमारे गले के नीचे पाया जाता है, और वृद्धि का मतलब है यह बेढंगा ढंग से हमारे शरीर की वृद्धि कर देता है। बेढंगा वृद्धि हमारे शरीर का कर देता है। ये थायराइड से जो हार्मोन्स निकलता है वो हार्मोन्स, तो थायराइड कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी वृद्धि यानी अनचाहा जो डेवलपमेंट होता है, जो इंक्रीजमेंट होता है, ग्रोथ होता है बॉडी का, तो उसके लिए कौन सा आपको ग्रंथि ये हार्मोन स्राव करती है, तो थायराइड ग्रंथि। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। नदी का जो पानी है वह किस वजह से आपको प्रदूषित हो जाता है, यहाँ दे रहा है औद्योगिक अपशिष्ट, यहाँ दे रहा है अनुपचारित सीवेज, यहाँ दे रहा है ठोस अपशिष्ट,
यहाँ दे रहा है मानव एवं पशु स्नान। द मेन सोर्स ऑफ रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये जो हमारा 40 है, 40 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 40 का जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो अनट्रीटेड जो सीवेज है, जो कहने का मतलब कि ठोस जो अपशिष्ट है, इसको भी नदियों में बहाया जाता है। सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट को बहाया, अनुपचारित सीवेज को भी बढ़ाया जाता है। और उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल बात, जानवरों को भी लोग नदियों में ये करते हैं, लेकिन इससे आपको उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखिएगा कि पॉल्यूशन अगर हो रहा है नदियों के जल का, तो उसका कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उद्योगों से निकलने वाले आपको बेकार पदार्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये जो है आपको मेन जो है सोर्स है। तो इस तरह से आज हमारा होम साइंस का हम लोगों ने 15 प्रश्न देखा, और अगले लेक्चर में हम इसके आगे के प्रश्नों को बढ़ाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से हमें भी आप लोगों के लिए मेहनत करने में मन लगेगा।